हेलो डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले पार्ट 1 में मैंने मैथ्स बेसिक कोड 430/5/2 का सेक्शन ए बी और सी सॉल्व कर दिया था। अभी हम सेक्शन डी और ई को देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 से। हमारा क्वेश्चन है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find height of the poles and distance of point from the poles. So ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है आपका। सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम 1 मार्क का आता है। अगर आपने डायग्राम सही बनाया तो 1 मार्क्स आपको उसके मिल जाएंगे। देखिए, हमें यहाँ पर दो पोल्स दे रखे हैं, हम बना देते हैं उन्हें, जिनकी हाइट इक्वल है। इसको हम इक्वल हाइट कर देते हैं, एच मान लेते हैं। और ये दोनों पोल जो है स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट है, ईदर साइड ऑफ द रोड। रोड है उसके दोनों साइड पर, ठीक है। तो ये पॉइंट हमने ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया। विच इज 80 मीटर वाइड, ये रोड आपकी 80 मीटर वाइड है। नाउ फ्रॉम पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, अब रोड के बीच में कोई पॉइंट है, यहाँ पर हमने एक पॉइंट मान लिया, इसको मान लेते हैं सी। बीच मतलब कहीं पर भी हो सकता है वो, तो यहाँ पे हमने सी पॉइंट मान लिया। वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ पोल्स का 60 और 30 का। तो ये टॉप ऑफ पोल है, इस पर एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, और ये टॉप है, इस पर एक बन रहा है। एक है 60 डिग्री और एक है आपका 30 डिग्री। ओके, पास वाले को 60 बोला है, दूर वाले को 30 बोला है, जैसा कि हमारा डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल निकालना है आपने एच, और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। ये जो पॉइंट है सी, इसकी डिस्टेंस निकालनी है ये पोल्स से। तो एक तो आपको ए सी की डिस्टेंस चाहिए और एक बी सी की डिस्टेंस चाहिए। सो इसकी डिस्टेंस को हम एक्स मान लेते हैं इतनी। सो बीसी की डिस्टेंस कैसे निकलेगी, अगर हम टोटल जो हमारा टोटल 80 है उसमें से x को माइनस कर दें तो हमारा बीसी की डिस्टेंस निकल जाएगी। नाउ इन पॉइंट्स को भी नाम देते हैं, ये डी हो जाएगा आपका और ये ई हो जाएगा। फर्स्ट हमें क्या करना है, ये जो ट्राइंगल है आपका ए बी डी, ए सी डी, इसको ले लेते हैं। तो इन ट्राइंगल ए सी डी, सामने जो वैल्यू है परपेंडिकुलर और ये नीचे बेस पर है आपकी बेस वैल्यू। ये रेशियो होता है आपका 10 का। एंगल जो कवर हो रहा है वो रखेंगे 60, h अपॉन एक्स। 10 60 की वैल्यू होती है √3 h अपॉन एक्स। एक्स यहाँ से मल्टीप्लाई में चला जाएगा √3 के, तो h इक्वल टू √3x आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। सेम अब आप नेक्स्ट वाले ट्राइंगल में भी आप ऐसे ही रेशियो लगा दीजिए। यहाँ पर भी आपका परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो आएगा। बेस हमारा ये सी बी की वैल्यू कितनी थी, 80 माइनस एक्स थी, वो लगा देंगे। तो आप लिख देंगे इन ट्राइंगल, जैसे यहाँ पर हमने ए सी डी माना था, यहाँ पे हम इसको बी सी ई बोल देते हैं, जैसे भी आप कवर कर रहे हैं। 10 इस बार एंगल है 30 डिग्री, एच अपॉन 80 माइनस एक्स। 10 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3। एच की वैल्यू अभी हमने इक्वेशन 1 में देखिए क्या निकाली है, वो यहाँ पे पुट कर देते हैं, √3x अपॉन 80 माइनस एक्स। इससे एक सिंगल वेरिएबल बन जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। और लिख देंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 1। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 80 माइनस एक्स 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम आ जाएगा, और √3 और √3 की मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 3x। माइनस एक्स को इधर लाएंगे, ये आपका प्लस हो जाएगा, 3x प्लस एक्स होगा 4x, 4 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा। तो 80 अपॉन 4 कट किया तो आ गया 20, x की वैल्यू आ गई 20 मीटर, क्योंकि मीटर में था। तो x हमारा क्या था, ये डिस्टेंस। तो AC की डिस्टेंस आपकी आ चुकी है, इसको हम AC बोल देते हैं, 20 मीटर। नाउ BC की डिस्टेंस निकालनी है, तो 80 में से 20 को माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 60 मीटर। सेकेंड डिस्टेंस भी आ गई है। हाइट ऑफ पोल निकालनी है, तो यहाँ पे रख दीजिए h में, तो √3, x की वैल्यू आई है 20, तो 20 √3 मीटर आपका हाइट ऑफ पोल भी आ चुका है। क्वेश्चन में अगर हमें यहाँ पर √3 की वैल्यू देता तो वो भी रख सकते हैं, कई बच्चों ने शायद रखा हो। तो √3 की वैल्यू होती है 1.7, और 3 तक भी आप लिख सकते हैं 1.73 भी। तो 1.7 लिखो या 1.73 लिखो, या आप सिर्फ इतने को सॉल्व करें, फुल मार्क्स मिलने हैं। मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। पॉइंट हटाया, 2 0 बढ़े, 20 से 5 टाइम्स कट जाएगा, 173 अपॉन 5 होता है हमारा, 5 3 ज़ा 15, बचे 2, 5 4 ज़ा 20, बचेगा 3, 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, 5 6 ज़ा 30, 34.6 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये था आपका आंसर। आई होप आपका ये सही हुआ होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब इसका 33 है, फाइंड मीन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। आपको एक डेटा दे रखा है जिसमें आपको क्लास और फ्रीक्वेंसी दी है, हमें निकालना है मीन और मोड। सबसे पहले हम मीन कैलकुलेट करेंगे। मीन को हम एक्स बार से दिखाते हैं। मीन के लिए हमें चाहिए क्लास मार्क, जिसको बोलते हैं एक्स आई। एक्स आई हमारे इन दोनों के बीच की वैल्यू होती है। अगर 0 और 15 के बीच में देखा जाए तो अगर डायरेक्ट नंबर होता जैसे 0 और 10 तो सीधे हमको पता है 5 आता है। लेकिन जब नंबर ऐसे हो जिसमें हमें आइडिया ना लग पा रहा हो, तो आपका क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। सो अपर लिमिट है 15, लोअर है 0/2, ऐड करोगे तो 15/2 आएगा। ये आपका 7.5 आ जाएगा। ओके, अब बार बार आपको ये करने की जरूरत नहीं है, ध्यान रहे आपको बार बार ऐसा नहीं करना है, इसमें नहीं करना है, सिंपली आपको आइडिया ले लेना है। आइडिया कैसे लेना है वो बता देता हूँ। तो सबसे पहली हमारी लिमिट आई 7.5। नेक्स्ट में देखिए जितना भी इसके ऊपर लोअर लिमिट से जितना ऊपर ये नंबर हो, हर बार आप लोअर लिमिट से इतना ऊपर कर दीजिए। तो 15 में 7.5, क्योंकि 7.5 ही ऊपर है, ऐड करेंगे तो आएगा 22.5। इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 37.5। नेक्स्ट 52.5, अगेन 67.5, यहाँ पर आपका 82.5 और लास्ट है आपका 97.5। सो इस तरीके से पॉइंट वाला जब क्वेश्चन आए, जब आपको बीच का नंबर ना मिले तो आपको पहला निकालना है, फिर हर बार लोअर लिमिट में उतना ही ऐड कर देना है। नेक्स्ट अगली टेबल बनती है, जैसे ये एक्स आई था वो बनती थी हमारी एफ आई एक्स आई की। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम देखिए, जब हम एफ आई इनको बोलते हैं, एफ आई से एक्स आई की मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ नंबर तो हो जाएंगे आसानी से, लेकिन बाद में आपके ये बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं तो आपके ये नंबर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, जहाँ पे गलती होने के चांसेस बन जाएंगे। सो आप एक काम करिए, आप यहाँ पे मेथड को स्विच कर लीजिए सेकंड मेथड से, क्योंकि आपको एक और मेथड से मीन निकालने के लिए बताया था, कई बच्चों ने उसे लगाया होगा। सो मीन निकालने के लिए आप लगा देंगे यहाँ पर स्टेप डिविएशन मेथड। अब स्टेप डिविएशन मेथड में क्या होता है, सबसे पहले हमें एक नंबर ए चुनना होता है, ए को बोलते हैं स्टेप डिविएशन। वो होता है हमारा एक्स आई में कोई भी वैल्यू। तो एक्स आई में कोई भी वैल्यू कौन सी चुननी है वो आपके ऊपर है, बट अगर आपको इसको सीक्वेंस में सॉल्व करना है तो आप इसके बीच की वैल्यू चुनिए। बीच की वैल्यू चुनने से फायदा क्या होता है वो आप अभी देख लीजिएगा। तो हमने इस वैल्यू को चुना, इसको बोल दिया ए, ठीक है। अब हमारा जो फॉर्मूला बनेगा डी आई के अकॉर्डिंग बनेगा। तो डी आई होता है डिविएशन, जिसको हम बोलते हैं एक्स आई माइनस ए। जो नई टेबल बनेगी डी आई की एक्स आई माइनस ए। एक्स आई क्या है 7.5, ए क्या है 52.5। तो 7.5 में से 52.5 को जब माइनस करेंगे तो आएगा 45, लेकिन साइन क्योंकि ये नंबर बड़ा है तो माइनस का साइन आ जाएगा। अब हर बार ऐसे ही एक्स आई की वैल्यू को ए से माइनस करना है, क्योंकि ए फिक्स है, ठीक है। ए फिक्स है, एक्स आई मतलब अलग अलग वैल्यू, पहली 1 फिर 2 ऐसे करके। 22 को करेंगे 52 से तो आ जाएगा 30 साइन माइनस का। इसको करेंगे तो आ जाएगा 15, इसको खुद से करेंगे तो 0। नेक्स्ट में अब 67 से करेंगे तो पॉजिटिव नंबर आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और देखिए इसीलिए मैंने कहा था कोई बीच की वैल्यू चुनी जाती है। तो यहाँ से आपको जिन बच्चों को पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता जो आगे करेंगे उनके लिए मैं ऐसा बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, बीच की वैल्यू चुनते हैं। बाकी आप कोई भी चुनिए, आपको सीक्वेंस मिल जाएगा। इसमें क्या होता है, ऊपर नेगेटिव वैल्यू मिलती है, नीचे पॉजिटिव वैल्यू मिलती है और बीच में 0 मिल जाता है, तो कैलकुलेशन थोड़ा आसान बन जाती है। ओके, तो आप हमेशा 20 की वैल्यू चुना करिए। जब यहाँ पे बीच में 2 नंबर आते हैं तो कोई भी चुन लीजिए, क्योंकि कई बार 2 भी आएंगे, इवन नंबर होंगे। जैसे यहाँ तो 7 था तो आपके बीच में आ गया ये 4th वैल्यू, बट अगर 8 आ गया तो आपके 2 वैल्यूज आएंगे, कोई भी चुन लेना। नाउ अगली टेबल बनती है आपकी एफ आई डी आई की, जब आप स्टेप डिविएशन से करते हैं। तो एफ आई हमारे ये थे, तो 4 की मल्टीप्लाई कराई हमने 45 से, ये देगा आपका -180। 6 की कराएंगे 30 से, ये भी 180। 8 की कराई 15 से 120। 10 की कराई 0 से 0। 12 की कराई 15 से, ये भी होता है 180, लेकिन इस बार साइन प्लस। 7 की 3 से कराई तो 721 होता है और 210 आ जाएगा। और 3 की 45 से कराई तो ये हो जाएगा 135। ओके, सो ये एफ आई डी आई बन चुका है। अब आपको क्या क्या चाहिए, एक चाहिए आपको सिग्मा एफ आई डी आई। सिग्मा मतलब इन सबका सम। सम कैसे करते हैं, तो देखिए शॉर्टकट, अगर आप यहाँ पे एलिमिनेट कर लें, जैसे माइनस का 180 और प्लस का 180 एलिमिनेट करेंगे तो हट जाएगा, बिल्कुल कोई नंबर नहीं बचेगा।
-180 से +210 करेंगे तो इसके पास, क्योंकि अभी 30 ज़्यादा थे तो +30 हो जाएगा। नाउ इसको और इसको अगर आप कट करोगे तो इसके पास अभी भी 90 ज़्यादा है, तो माइनस का 90 ज़्यादा हो जाएगा। और फिर 90 से 135 को सॉल्व करेंगे तो इसके पास प्लस का 45 बचेगा। तो फाइनली जो हमारे पास ये आंसर है, वो नंबर आएगा, वो प्लस का 45 आएगा, जो कि एफ आई डी आई की वैल्यू है। और एक वैल्यू चाहिए होती है आपको सिग्मा एफ आई, और सिग्मा एफ आई होता है हमारा इन सब का सम, जो हमें नंबर दिया है। तो 4 + 6 10 होता है, 10 में 8 जोड़ा 18, 28, 28 में 12 जोड़ा तो आ गया 40, 47 और ये 3 50, तो टोटल आ चुका है 50। ओके, स्टेप डिविएशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या होता है हमारा, मीन जिसको हम एक्स बार से दिखाते हैं, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ए जो हमने माना था 52.5, सिग्मा एफ आई डी आई अभी कैलकुलेट किया है 45, और सिग्मा एफ आई होता है हमारा यहाँ पे 50। कट करते हैं, 5 9 जा 5 10 जा, और 10 से डिवाइड होगा तो आपको पता ही है ये आपका 0.9 आ जाएगा। ऐड करते हैं, 9 + 5 होता है 14, 1 कैरी आ जाएगा। 2 और 0 2 होता है, लेकिन 1 कैरी भी चल रहा है, तो 2 + 1 3 और 5 का 5, तो 53.4 हमारा मीन आ चुका है। नाउ मीन कैलकुलेट हो गया है, तो सेकंड हमें मोड कैलकुलेट करना है। मोड को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले सबसे हाईएस्ट नंबर जो फ्रीक्वेंसी का है वो देखना होता है। तो फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी वाली कौन सी है, ये, इसको आप बोलते हैं मॉडल क्लास। और मॉडल क्लास में आपकी ये वैल्यू होती है f1, इसके पीछे वाली जो प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी होती है उसको बोलते हैं f0, आगे वाली f2। अब ये मॉडल जो हमारी क्लास है, ये वाली जो लिमिट होती है उसको L बोलते हैं, और इनके बीच के गैप को H बोलते हैं, जो कि आपका है 15 का गैप। फॉर्मूला आप देख लेते हैं। फॉर्मूला होता है हमारा मोड इक्वल टू L प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। एक एक करके वैल्यू रखते हैं। L हमने बता दिया 60, f1 है 12, f0 है 10, 12 10 और यहाँ पे 7, और गैप है हमारा 15 का। 12 में से 10 गया, ये आ गया 2, 12 2 ज़ा 24, माइनस और माइनस ऐड होके ये हो जाएगा 17। नाउ 2 को हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 30, और 24 में से 17 गया तो आ गया 7। आप इनको यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, वरना आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। तो 30 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 4 ज़ा 28, फिर पॉइंट लगाया, 7 2 ज़ा 14, तो 4.2 करके आ रहा है। आप एक प्लेस और कर सकते हैं, 7 8 ज़ा 56, तो 4.28, 4.28 ऐड करेंगे 60 में 4.28, तो 64.28 आपका आंसर आ जाएगा मोड का। सो ये क्वेश्चन था, काफ़ी इजी था। बस आपको मीन में अगर आपने इसको स्टेप डिविएशन से करा है तो आपका जल्दी हो गया होगा, नॉर्मल मेथड से किया है तो थोड़ा टाइम लिया होगा। कैलकुलेशन अगर सही से हुई तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन था, तो ये क्वेश्चन था आपका, इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ABC इज द राइट एंगल ट्राइंगल विद एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री। AD इज परपेंडिकुलर टू BC। प्रूव करना था पहला पार्ट, ट्राइंगल DBA सिमिलर ट्राइंगल DAC, DA स्क्वायर इक्वल टू DB इंटू DC, और फाइंड द एरिया ऑफ ABC व्हेन DB इक्वल टू 9 एंड DC इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। सो इस क्वेश्चन में हमको एक ट्राइंगल दे रखा है ABC, ये बड़ा सा ट्राइंगल, मैं इसको अलग अलग बना लेता हूँ समझाने के लिए। तो ये जो हमारा था ABC, राइट एंगल था A पे, तो पहला ट्राइंगल ये हो गया। बाकी दो छोटे ट्राइंगल दे रखे हैं। एक ट्राइंगल है आपका DAC, और ये एक ट्राइंगल है ये वाला, ठीक है, ये DBA। यहाँ पर 90 है क्योंकि परपेंडिकुलर था AD। नाउ यहाँ पर आप एक पॉइंट को थोड़ा सा यहाँ पे कंसीडर कर लीजिए। लेट हमने यहाँ पर ये वाला एंगल जो है हमारा, ये वाला एंगल, इसको x मान लेते हैं। लेट एंगल ACB इक्वल टू x। अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब एंगल सम प्रॉपर्टीज में लगाइए, तो 90 + x + ABC इक्वल टू 180 डिग्री। ये वाला एंगल तो हमने माना नहीं है, तो उसको ABC बोला है। ये इधर जाके माइनस होंगे, तो ABC इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस x, सॉल्व करेंगे तो 90 माइनस x आ जाएगा। तो एंगल ABC की वैल्यू आपकी आ गई है 90 माइनस x।
इस ट्राइंगल में अगर देखा जाए तो यहाँ पे पड़ रहा है वो ABC, तो ये आपका हो जाएगा 90 माइनस एक्स। ओके, इसको हमने x बोला था। अब नाउ अगर हम इसमें भी एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं तो वैल्यूज तो वही है, 90 है, x है, तो फिर से वही आ जाना है, तो ये वाला एंगल भी यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका 90 माइनस एक्स। ओके, अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि कहीं गलती से आप यहाँ भी वही एंगल रख लें, क्योंकि ये इसके बीच में ये वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, इधर ये वाले, ये है आपका 90 माइनस एक्स। ओके, ये आपका 90 माइनस एक्स, इस वाले पार्ट की मैंने कोई बात नहीं करी है, सिर्फ आधे इतने पार्ट की बात करी, ये एक्स है। बाकी चीज़ें आसान हो जाएंगी, बस आपको यही ट्राइंगल ले लेने हैं। पहले पार्ट में हमें निकालना था DBA और DAC के लिए, तो हम दोनों ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल DBA एंड ट्राइंगल DAC। अब DBA में देखिए यहाँ पर ये एंगल है 90 माइनस एक्स, कौन सा, DBA। और DAC में देखिए, DAC में कौन सा एंगल, ये वाला एंगल DAC, ये भी कितना है, 90 माइनस एक्स, हम ऊपर बता चुके हैं, तो ये दोनों बराबर है, कॉमन सी बात है। सेकंड पॉइंट, यहाँ पर 90 एंगल है, यहाँ 90 एंगल है, तो दोनों को बोल देते हैं हम। तो एक है हमारा एंगल BDA ये वाला, और उधर है हमारा ADC, ईच 90। दो एंगल बराबर आ गए, तो बाय एंगल एंगल ट्राइंगल DBA सिमिलर हो गया ट्राइंगल DAC के। ओके, पहला पॉइंट यहाँ पे प्रूव हो चुका है। सेकंड पॉइंट में हमें DA स्क्वायर इक्वल टू DB इंटू DC चाहिए। अब हमको पता है जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो सारी साइड्स का रेशियो ले सकते हैं और सारे एंगल बराबर होते हैं, तो हम वही ट्राइंगल वही साइड्स लेंगे जो हमको चाहिए। तो एक तो हमको DA चाहिए, तो यहाँ पे देखिए DA कहाँ है, ये एंड में, और इसके साथ करस्पॉन्डिंग कौन सी है, DC। तो DA, मैं आप इसको सही से कर देता हूँ, DA अपॉन DC, और एक चाहिए आपको DB। हमेशा क्वेश्चन से आइडिया ले लिया करिए। तो DB यहाँ पे कौन है, ये वाली, उसके करस्पॉन्डिंग है ये DA, तो DB अपॉन DA, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो DA इंटू DA, DA स्क्वायर, और DB के साथ DC आ गया। सेकंड पार्ट भी आपका प्रूव हो गया, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे ऊपर फ्रॉम पार्ट 1 में ये सब चीज़ें सॉल्व कर ली थी। पार्ट 1 में जब सिमिलर हो जाता है सारी साइड्स का रेशियो ले सकते हैं। ओके, तो वही काम मैंने किया, हमें दो ही साइड चाहिए थी तो हमने दो साइड का रेशियो लिया। नाउ इसके थर्ड पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए थर्ड पार्ट में हमें एरिया निकालना था, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। सो एरिया है आपका 1/2, बेस ये है और हाइट ये है। बेस है हमारा BC और हाइट है आपका AD। ओके, 1/2। अब BC की वैल्यू कैसे बन रही है, तो DB और DC को ऐड करके बन रही है, DB और DC। DB है हमारे पास 9 और DC आपके पास 16, तो 9 प्लस 16 को ऐड कर लेते हैं इनटू AD, ये हो जाएगा आपका 9 प्लस 16 होता है 25। नाउ AD की वैल्यू निकाल लेते हैं। AD की वैल्यू अभी आपने सेकंड पार्ट में देखे AD निकाला था ना, अब DB और DC की फॉर्म में, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो DA स्क्वायर इक्वल टू, DB की वैल्यू है 9 और DC की वैल्यू है 16, स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा 9 इंटू 16। अब 9 बाहर आके 3 बचता है और 16 बाहर आके 4 बचता है, तो 3 4 ज़ा 12 आ जाएगा, तो यहाँ से ये 12 आ जाएगा। ठीक है, सो आई होप ये समझ गए होंगे। और 2 को यहाँ पे कट करते हैं 6 टाइम, 25 6 ज़ा होता है आपका 150 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। अगर किसी ने इसको अटेम्प्ट किया, आपके आंसर ये है, तो बिल्कुल सही है आपका, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। सो जो बी पार्ट है आपका, इसमें लिखा है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देन प्रूव दैट अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। सो ये हमारा यहाँ पर BPT ही प्रूफ करना है, या थेल्स थ्योरम बोलते हैं। तो ऑलरेडी ये बहुत बार बता दिया है, इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, बहुत बार इसको करा दिया है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ सीधे। बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन था आपके पास, ए वाले पार्ट में हमें दिया था ABCD इज रेक्टेंगल of dimension 80 into 60 centimeter. Another rectangle PQRS is drawn inside ABCD, leaving space equal with x centimeter along the edges ABCD. If area of PQRS is half the area of ABCD, then find the value of x. इस क्वेश्चन में हमें एक रेक्टेंगल दे रखा था ABCD, हम उसको बना देते हैं। एक रेक्टेंगल मैंने बना दिया रफली। डायमेंशन हमको दी थी 80 इंटू 60, मतलब लेंथ है आपकी 80 और ब्रेथ है 60 सेंटीमीटर। नाउ एक और रेक्टेंगल था हमारे पास यहाँ पे जो कि इसके अंदर बना था, तो हमने एक और रेक्टेंगल बना दिया।
जिसका नाम था PQRS। अब कंडीशन दे रखी है कि जो हमारा PQRS है वो जो ABCD है उसके एजेस के x सेंटीमीटर अंदर की तरफ बना है, मतलब ये जो डिस्टेंस है इक्वल विड्थ पे वो x दे रखा है, तो ये सारी वैल्यूज x होंगी। ओके, एक और चीज हमें दे रखी है कि जो एरिया ऑफ PQRS है वो हाफ है एरिया ऑफ ABCD के। नाउ एरिया ऑफ ABCD हम निकाल सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ करके, क्योंकि रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेथ। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर। PQRS का एरिया भी निकाल लेते हैं और ABCD का एरिया भी निकाल लेते हैं। तो ABCD का एरिया तो हमारा हो गया 80 इंटू 60, ये हो गया आपका 4800 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट चीज आपको क्या करनी है, देखिए यहाँ पर PQ की वैल्यू अगर हम देखें तो PQ की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये टोटल जो वैल्यू है ये पूरी की पूरी वैल्यू जो कि हमारी है 80, पैरेलल में आप देख सकते हैं, उसमें से ये और ये x माइनस कर दें, 2x माइनस कर दें तो आपको PQ मिल जाएगा, क्योंकि ये आपका लेंथ है छोटे वाले रेक्टेंगल का। ऐसे QR को अगर देखें तो ये पूरी लेंथ जो हमारी QR की वैल्यू निकाली हमने, तो पूरी लेंथ कितनी है, सामने पैरेलल लाइन है 60, उसमें से ये वाला x और ये वाला x माइनस कर दें तो ये अंदर वाली ब्रेथ भी आ जाएगी। ओके, सो ये डायमेंशन क्यों चाहिए वो मैं समझा देता हूँ, क्योंकि अगर हम पूरे रेक्टेंगल में से इस छोटे रेक्टेंगल को माइनस करते हैं तो रिमेनिंग पार्ट की वैल्यू निकल के आती है। तो आपको यहाँ पर एरिया ऑफ ABCD में से एरिया ऑफ PQRS माइनस करना है, इससे आपका रिमेनिंग एरिया आ जाएगा। ओके, और पूरा एरिया कितना है 4800, उसमें से कितना माइनस करना है 2400, तो हमें कितना मिल रहा है 2400। लेकिन इस साइड आपको सेम चीज नहीं लिखनी है, आपको यहाँ पे x के फॉर्म में लिखना है। अब ये तो आपका x के फॉर्म में नहीं था बाहर वाला रेक्टेंगल, तो ये सीधे सीधे लेंथ इनटू ब्रेथ बन जाएगा। लेकिन ये वाला जो रेक्टेंगल है इसकी जो डायमेंशन है वो x की फॉर्म में दी हुई है, तो लेंथ है आपकी 80 माइनस 2x, ब्रैकेट में रखें, और ये हो गया आपका 60 माइनस 2x। ओके, इसी को सॉल्व कर देना है, आपको आ जाएगा आंसर। तो ये हो जाएगा आपका 4800 माइनस, ब्रैकेट लगा दें क्योंकि बाहर माइनस चल रहा है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया 4800 माइनस, इधर सॉल्व किया तो हो जाएगा हमारा 160x, देन 60 से किया तो 120x, लास्ट में आपने इन दोनों को किया तो ये प्लस हो जाएगा 4x स्क्वायर, इक्वल में है 2400। नाउ ब्रैकेट सोल्व देते हैं, नाउ ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो 4800 माइनस 4800 प्लस 160x प्लस 120x माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू 2400। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये आपका हो जाएगा 280x माइनस 4x स्क्वायर 2400। साइन देखिए नेगेटिव आ रहा है तो इसको इधर ले जाके पॉजिटिव कर लेते हैं 4x स्क्वायर। नेक्स्ट में x वाला टर्म आता है तो ये आपका माइनस का 280 हो जाएगा, और ये अपनी पोजीशन पे है तो इसका साइन सेम रहेगा, इक्वल में 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी है, इसको सॉल्व करना है, पहले सिंप्लीफाई करते हैं। तो 4 से कट जा रहा है, 4 1 जा, 4 7 जा 70 आ जाएगा, और ये 4 6 जा, ये हो जाएगा 24 और 2 0 इक्वल टू 0। तो फाइनली हमारे पास कुछ इस तरीके से एक इक्वेशन आ रही है, इसको बस सॉल्व कर लेना है आपने। तो अगर देखा जाए तो 60 10 जा आपका 600 होता है, जो आपको मल्टीप्लाई करके चाहिए लास्ट वाला नंबर, क्योंकि यहाँ पे 1 है, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करके 70 चाहिए होता है। तो 60 में अगर 10 ऐड करें तो 70 भी मिलेगा, लेकिन साइन नेगेटिव है तो दोनों को आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो नेगेटिव 60 और नेगेटिव 10 का मल्टीप्लाई आपको प्लस का 600 भी दे देगा, और दोनों को ऐड करने पे माइनस का 70 भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 60x माइनस 10x प्लस 600 इक्वल टू 0। कॉमन लेते हैं x माइनस 60, नेक्स्ट ब्रैकेट में भी वही आएगा, बस आपको यहाँ पे 10 चाहिए साइन माइनस का, ये दोनों साथ में लिखते हैं। तो x माइनस 10 x माइनस 60, माइनस 10 को इक्वल में ले जाएंगे तो प्लस का 10 बन जाएगा, और यहाँ पे 60 को ले जाएंगे तो प्लस का 60 आ जाएगा। दोनों ही वैल्यू हमारी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं रख के कि कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। तो देखिए जब आप x इक्वल टू 10 रखते हैं तो जो PQ की वैल्यू थी वो थी हमारी 80 माइनस 2x, तो 80 माइनस 2 इंटू 10, तो 80 माइनस 20, ये मतलब 60 आ गया। ऐसे QR को देखें तो 60 माइनस 2x था, तो 60 माइनस 20 ये हो जाएगा 40।
तो ये डायमेंशन आपकी 60 और 40 आए, और इससे 2400 भी सेटिस्फाई हो रहा है क्योंकि अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया 2400 आ रहा था। लेकिन अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 60 रखते हैं तो p की वैल्यू क्या आएगी? अगर x 60 रखेंगे तो 80 माइनस 2 इंटू 60, ये हो जाएगा 120। अब यहाँ पे ये -40 आ रहा है और डायमेंशन कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा, तो आप बोलेंगे नॉट पॉसिबल। तो ये वाला आंसर पॉसिबल नहीं है, आपका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। तो x की वैल्यू हो जाएगी 10। अब इसका और वाला पार्ट देखिए, जिसने और पार्ट किया है बी। अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। Had the speed been 15 km per hour more, it would have taken 30 minutes less for the same journey. Find the original speed of the train. ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का ही है, बस इसमें वैल्यूज चेंज कर दी गई है और टाइम को 30 मिनट कर दिया गया है। सो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, बस आपको एक छोटा सा काम करना है। पहले तो आपको कंडीशन ध्यान रखनी है कि जो हमारा जो न्यू टाइम है, बस आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है, जो नया टाइम है वो आपका 30 मिनट कम लग रहा है। किससे? ओरिजिनल वाले से। कॉमन सी बात है, तो ओरिजिनल टाइम से 30 मिनट कम लग रहा है। ओके, अगर ज़्यादा बोलेगा तो प्लस कर देना और कम बोले तो माइनस कर देना। बाकी आप सारी चीज़ें आपको ओपन कर लेनी है। तो देखिए, स्पीड इक्वल टू होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि मैं टाइम के रिस्पेक्ट में लिखा है तो टाइम इधर जाएगा, तो टाइम इक्वल टू जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, अब क्वेश्चन में हमें ओरिजिनल स्पीड निकालनी थी, तो हम पहले ही मान लेंगे लेट स्पीड बी x किलोमीटर पर आर। और नई वाली स्पीड देखिए, नई वाली स्पीड कितनी है? 15 किलोमीटर पर आर मोर है, तो x प्लस 15 हो जाएगी। आप पहले इसको लिख लीजिए। ओके, नाउ न्यू टाइम को ओपन करते हैं। टाइम खुलता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड से, तो डिस्टेंस तो फिक्स है जो कि 90 किलोमीटर है, तो वो फिक्स रहेगा। तो 90 अपॉन नया वाला जो स्पीड है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये हो जाएगा x प्लस 15। ओरिजिनल टाइम अगर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस फिक्स है, ओरिजिनल स्पीड है आपकी x माइनस 30। ओके, क्योंकि ये मिनट में था, इसको आर में कर लेते हैं डिवाइड बाई 60 करके, क्योंकि यहाँ पे हमने किलोमीटर पर आर माना था तो आर में करना पड़ेगा। 0 से 0 कटा, 3 1 जा 3 2 जा। यहाँ पर अब x वाले पार्ट को x के पास लेके आते हैं और नंबर को इस साइड ले आते हैं, तो -1/2 इधर आके +1/2 बन जाएगा, और 90 अपॉन एक्स के साथ ये आ जाएगा आपका इधर आके माइनस में 90 अपॉन एक्स प्लस 15। एलसीएम ले लेते हैं। इसके पास x है, x प्लस 15 से यहाँ पर डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे x की ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे, तो इससे एलसीएम बन जाएगा आपका x और x प्लस 15। यहाँ पे 90 की मल्टीप्लाई हुई x प्लस 15 से, साइन बीच में माइनस का है 90x, और यहाँ पे 1/2। 90 की x से मल्टीप्लाई की, फिर 90 की 15 से करी, तो ये हो जाएगा आपका 15 इंटू 9, ये होता है 135 और 0 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 15x इक्वल टू 1/2। प्लस का 90x और माइनस का 90x कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 15x, ये डिवाइड का 2 ऊपर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 1350 इंटू 2। फाइनली हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, बस इस नंबर को यहाँ ले आना है, तो ये हो जाएगा आपका 0 5 2 10, ये हो जाएगा 7 2700 आया, बस ये प्लस था इधर आके माइनस हो जाएगा। अब जो हमारी इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास दो तरीके हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर फैक्टराइजेशन मेथड। तो मैं इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करता हूँ, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन फैक्टराइजेशन से करे हैं, नंबर भी थोड़ा बड़ा है 2700, तो फॉर्मूले से कर लेते हैं। आपको दोनों आने चाहिए, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये आपका फॉर्मूला होता है इक्वेशन एक्स के, तो एक्स के इक्वल में ए बी और सी, हमारा ए होता है एक्स का कोफिशिएंट स्क्वायर वाले का, ये आपका बी का हो गया और ये आपका सी हो गया। वैल्यू पुट करते हैं तो माइनस यहाँ पे 15 स्क्वायर माइनस 4, ए है 1 और सी है -2700 अपॉन 2a, ये -15 प्लस माइनस 15 का स्क्वायर 225, अब माइनस और माइनस प्लस हो गया यहाँ पे, और 27 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 108, और 2 0 आगे लगे, ऐड कर लेते हैं, ये आपका हो जाएगा 11025, तो 11025 ये हो गया रूट के अंदर, -15 प्लस माइनस अपॉन यहाँ पे 2। जो अंडर रूट 11025 है 11025, देख लेते हैं किसका स्क्वायर रूट होता है।
पेयर बना लिया तो ये 1 से जाएगा, 1 1 सा 1, यहाँ पे इन दोनों को ऐड किया 2 आया। नेक्स्ट पेयर उतारा 10। अब ये नंबर आप यहाँ पे जो भी नंबर लेंगे ये छोटा पड़ जाएगा, तो आपको दूसरा पेयर भी उतारना पड़ेगा, तो आपका 0 लग जाएगा, यहाँ भी आपका 0 लगेगा। नाउ कौन सा नंबर आएगा, 5 से करके देखिए, तो 5 से अगर करेंगे तो 5 5 सा 25 आ जाएगा। 2 कैरी का है तो 5 0 सा 0 और 2 कैरी 2 हो गया, और 5 2 सा 10, तो पूरा कैंसिल हो गया, मतलब ये 105 का है। तो -15 प्लस माइनस 105/2। अब एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ सॉल्व कर लीजिए। तो प्लस के साथ जब करा तो ये हो जाएगा आपका 0, और यहाँ पे आपका 10 में से बन गया 9, तो 90/2 कट करके आया 45 किलोमीटर पर आवर, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। नेक्स्ट आप जब सॉल्व करेंगे माइनस के साथ तो ये हो जाएगा आपका 120 माइनस का, तो जब माइनस का करेंगे तो -60 आएगा, और स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती, तो ये नॉट पॉसिबल कर देंगे। आंसर आ गया 45 किलोमीटर पर आवर। सो ये था और पार्ट, आई होप आपका ये आंसर आया होगा 45। इसके बाद इसके केस स्टडीज को देख लेते हैं। सेक्शन ई को देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास केस स्टडी क्वेश्चंस हैं। 36 में देखिए, इन अ सर्कुलर म्यूजियम हॉल ऑफ रेडियस 14 मीटर some statues are displayed. Statues are kept inside the inner concentric circle of radius 7 meter. One such statue lying in sector OAB is fenced along line segment OA, AP, PB and BO, where P is the point on outer of the circle. Based on the above information, answer the following question. पहला आपको फाइंड करना है मीजर ऑफ एंगल AOP। सो यहाँ पर आपको कोसेंट्रिक सर्कल दे रखे हैं, एक बड़ा सर्कल एक छोटा सर्कल। बड़े वाले सर्कल का रेडियस दे रखा है आपको 14 मीटर और छोटे वाले का दे रखा है 7 मीटर। बाकी यहाँ पर ये बताया गया है कि स्टैचू डिस्प्ले किए गए। एक स्टैचू के बारे में बताया जो कि इनर कोसेंट्रिक सर्कल के पास अंदर है और उसको बाहर से फेंस कर रखा है, और ये फेंसिंग के किससे कर रखा है, ये लाइंस जो दे रखी है उनसे। पी आपका आउटर पॉइंट है, बाकी आपको आंसर करना है। तो हमारा क्वेश्चन था पहला, हमें फाइंड करना था ये एंगल AOP। ओके, अब ये एंगल कैसे निकलेगा, तो मैं इसके लिए अलग से ट्राइंगल बना देता हूँ। AOP ये वाला एंगल बताना है। आपको पता है यहाँ पर AP क्या है, टेंजेंट है, और टेंजेंट जो होती है यहाँ पर OA के साथ परपेंडिकुलर होती है। तो जो हमारा AP है वो परपेंडिकुलर है OA के साथ। हमारी थ्योरम होती है 10.1 उससे, बाकी आप डायरेक्ट लिखेंगे तब भी पता चल जाएगा। तो ये 90 हो गया। ये वाली वैल्यू जो हमारा रेडियस, छोटे वाले सर्कल का रेडियस दे रखा है OA, वो दे रखा है 7, और जो OP है वो एक्चुअल में बड़े वाले सर्कल के रेडियस की तरह है, तो ये जाएगा आपका 14 मीटर। ना हमें ये वाला एंगल लेना है, तो इस वाले एंगल का नाम मैं थीटा रख देता हूँ। ठीक है, ऐसा क्यों किया आप समझिएगा। अब देखिए 90 के सामने होता है हाइपोटेनियस, और जो टच हो रहा होता है उसको बोलते हैं बेस। तो ये किसका रेशियो होता है, ये होता है हमारा कॉस का। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। नाउ 7 1 सा 7 2 सा, अब ये 1/2 आया। अब आपको पता होगा 1/2 जो कॉस में होती है वैल्यू हमारी होती है कॉस 60 के। कॉस से कॉस कैंसिल, थीटा बराबर 60 हो गया, और थीटा यही एंगल है जो हमको निकालना है। इसको हमने नाम दिया है AOP, जिसकी वैल्यू आ गई है 60 डिग्री। तो हमारा आंसर हो गया पहला। दूसरा प्रूफ करना है ट्राइंगल OAP कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल OBP के। तो OAP और OPP इन दोनों को कॉन्ग्रेंट करना है, ये दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं। तो इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP कौन कौन से पॉइंट से देखिए। सबसे पहले तो OP कॉमन है दोनों में, वो देख सकते हैं हम, यहाँ पर OP कॉमन है। बाकी AP इक्वल टू BP, क्योंकि हमें पता है जो टेंजेंट होती है आउटर पॉइंट से वो इक्वल होती है, तो दोनों टेंजेंट इक्वल होंगी। तो टेंजेंट फ्रॉम आउटर पॉइंट P, ये भी हो गया हमारा। और लास्ट आप यहाँ पे बोल सकते हैं OA इक्वल टू OB। OA इक्वल टू OB, रीजन क्या है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल की रेडियस है, तो रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। सो बाय साइड 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 ट्राइंगल OAP कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल OBP के। सेकंड पार्ट भी यहाँ पे सॉल्व हो गया। आप इसको RHS से भी कर सकते हैं, आपने करा भी होगा। नेक्स्ट अगले वाले पार्ट में हमें करना है फाइंड द लेंथ ऑफ फेंसिंग रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट द स्टैचू। √3 की वैल्यू 1.73 लेनी है। तो अभी हमने बताया था कि जो हमारा स्टैचू है वो अंदर की तरफ है, यहाँ पे उसके बाहर बाहर फेंसिंग कर रखी है। ये आपको फेंसिंग की लेंथ निकालनी है। फेंसिंग की लेंथ मतलब ये सारी की सारी जो लेंथ है टोटल, मैं इसको रब करता हूँ यहाँ पे, वो निकालनी है। एक तो आपको OA चाहिए, नेक्स्ट OB चाहिए, AP चाहिए और BP चाहिए, क्योंकि बाहर से यही तो है। ठीक है, तो सबकी लेंथ हम निकाल लेते हैं एक एक करके। तो OA की लेंथ हमें नहीं निकालनी क्योंकि वो 7 मीटर है, रेडियस है, और साथ में हमारा जो OB की लेंथ है वो भी 7 मीटर है।
तो यहाँ तो दोनों को ऐड करके 14 मीटर मिल जाएगा। बस हमें AP चाहिए होगा। अब AP कैसे निकलेगा? अभी हमारे पास सामने हाइपोटेनस था, बेस था, बस ये AP नहीं है, ठीक है, जिसको परपेंडिकुलर बोला जाता है। तो पाइथागोरस लगा के हम इसको निकालते हैं। तो पाइथागोरस से इसको सॉल्व करते हैं। सो इन ट्राइंगल OAP 14 का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, या आगे पीछे लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हाइपोटेनस इधर होना चाहिए। 49 प्लस पी स्क्वायर, इधर के माइनस होगा। जब ये माइनस हो जाएगा तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 7, यहाँ बचेगा 8, 147 आया, स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर रूट करें तो पेयर बनाते हैं, 7 2 जा 7 1 जा 7 3 जा, और 3 का पेयर नहीं बन पाएगा, तो 7 का पेयर बन गया, तो 7 बाहर आ गया और अंदर आ गया √3, तो ये वैल्यू है 7√3। तो हमारा AP की वैल्यू है 7√3, और ये आपका जो BP है, क्योंकि अभी हमने बताया था जितना AP होगा उतना BP होगा, टेंजेंट फ्रॉम आउटर पॉइंट, तो ये भी आपका 7√3 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 14√3। ओके, अब बस आपको सबको ऐड करना था। तो हमारा फाइनल आया है OA प्लस OB प्लस AP प्लस BP इक्वल टू 14 प्लस 14√3। 14 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचा 1 प्लस √3। √3 की वैल्यू दी है, यहाँ पे पुट कर देते हैं, आप पहले भी कर सकते थे। तो 1 प्लस 1.73 हो जाएगा आपका 14, और इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2.73। नाउ यहाँ पे हमें 14 को 2.73 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा आपका 4 3 ज़ा 12, 7 4 ज़ा 28 प्लस 1 29, 4 2 ज़ा 8 प्लस 2 10, 3 7 2 ऐड करते हैं तो 2, ये हो जाएगा आपका 8, यहाँ पे 3, तो 38.22, तो 38.22 आपका आंसर आ चुका है मीटर। ओके, फेंसिंग की टोटल लेंथ आ जाएगी। अब जिसने और पार्ट किया वो देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल OABP टेकिंग √3 इक्वल टू 1.73। फिर से आपको जो क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है ये पूरा OABP, इसकी वैल्यू बतानी है। क्वाड्रिलेटरल बिकॉज की 4 साइड है, तो हम इसका पहले तो एरिया निकाल लेते हैं। देखिए हमको पता है ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट, और ये जो नीचे वाला पार्ट आएगा इसके नीचे, तो इस आधे पार्ट की जो वैल्यू होगी, एरिया होगा, वही नीचे वाले पार्ट का भी होगा। तो एक पार्ट का एरिया निकालते हैं और दूसरे को फिर हम उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? 1/2 राइट एंगल ट्राइंगल है, बेस इंटू हाइट, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, सो 1/2, बेस की वैल्यू है 7, और हाइट, ये जो परपेंडिकुलर होता है उसी को हाइट बोलते हैं। गलती से भी हाइपोटेनस को हाइट नहीं बोल देना, क्योंकि वो हाइपोटेनस है। तो हाइट आपकी परपेंडिकुलर वाली है, जो कि हमने कैलकुलेट करी थी 7√3। अब यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा, तो ये हो जाएगा आपका 7 से 49√3/2। यही सेम नीचे का भी एरिया आएगा, तो टोटल एरिया आपका बन जाएगा, टोटल एरिया 2 टाइम्स हो जाएगा 49√3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो फाइनली जो एरिया आया वो आया आपका 49√3। तभी आपको √3 दिया था, अब √3 की वैल्यू रख लीजिए 1.73। सो 49 को बस मल्टीप्लाई करना है 1.73 से, तो हो जाएगा 9 3 27, ये हो जाएगा 63 प्लस 2 65, और ये हो जाएगा 15 12, ये हो जाएगा आपका 7 4 ज़ा 28 प्लस 1 29, 4 1 ज़ा 4 प्लस 2 6, तो फाइनली हमारा 7 7 14, ये 84.77, सो 84.77 मीटर स्क्वायर आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका केस स्टडी, जिसके सारे सॉल्यूशन आप देख लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 37, इसको देखिए। सीमा डेली गोज टू पार्क टू एक्सरसाइज ऑन मशीन अवेलेबल देयर व्हेन सीमा स्पेंड 15 मिनट ऑन एक्सरसाइज बाइसाइकिल एंड 30 मिनट ऑन डबल क्रॉस वॉकर, she received a message of burning 435 calories on her fitness watch. When she spent 30 minutes on exercise bicycle and 40 minutes on double cross walker, she received message of burning 690 calories. Find the number of calories burned per minute on each machine. Answer the following question. Okay, to find बता रखा है मैं। पहला तो हमें रिप्रेजेंट करना है इस सिचुएशन को लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। आपको यहाँ पे दो देखिए, 2 मशीन थी हमारी, एक थी बाईसाइकिल और एक थी हमारी क्रॉस वॉकर, डबल क्रॉस वॉकर। ओके, तो हम इन्हीं के अकॉर्डिंग मानते हैं। अब बाइसाइकिल पे अगर एक्सरसाइज करेगी मान लीजिए 1 मिनट के लिए, क्योंकि 1 मिनट के अकॉर्डिंग ही हमें बताना है, मिनट में क्वेश्चन है तो मिनट के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो 1 मिनट में मान लीजिए x कैलोरीज बर्न हो रही है, और इस पर 1 मिनट में y कैलोरी बर्न हो रही है, ठीक है। तो ये हमारे वेरिएबल हो जाएंगे। अब पहली सिचुएशन हम कैसे बनाएंगे? तो पहले केस में हमारे पास 15 मिनट उसमें एक्सरसाइज करी थी। अगर 1 मिनट में x कैलोरी बर्न हो रही है तो 15 मिनट में 15x होंगी।
इस वाले में 30 मिनट कर रही थी, तो 1 मिनट में y हो रही है, तो 30 मिनट में 30 y होंगी। और टोटल जब पूरी एक्सरसाइज कर ले रही है तो पूरी जो कैलोरीज बर्न हो रही है वो हो रही है हमारी 435। पहली इक्वेशन आ गई। सेकंड वाले में भी हमें यही काम करना है। पहले में 30 मिनट, तो 30 के अकॉर्डिंग 30x। दूसरे वाले में 40 मिनट, तो ये 40y। और इस बार जो उसको मैसेज आ रहा है 690 का आ रहा है, तो आपका 690 हो गया। दूसरी इक्वेशन आ गई। तो पहला आंसर बहुत सिंपल सा था, रिप्रेजेंट करना था आपको, रिप्रेजेंट हो गया। नेक्स्ट में हमसे कह रखा है शो द इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमारा होता है कि हमारा a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है। a1 अपॉन a2 मतलब ये x के कोफिशिएंट, तो 15 अपॉन 30 को हम सॉल्व करते हैं, 1 अपॉन 2 आएगा। और b1 अपॉन b2 को देख लेते हैं इन दोनों का, 30 अपॉन 40, तो ये आ रहा है 3 अपॉन 4। अब क्योंकि यहाँ पर a1 अपॉन a2 का रेशियो और b1 अपॉन b2 का रेशियो डिफरेंट आ रहा है, तो आप बोल दोगे सो हेयर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। सो ये कंडीशन किसकी होती है? सो इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। ओके, दूसरा भी हो गया है। नेक्स्ट हमसे कह रखा है सॉल्व इक्वेशन बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो जो हमारी इक्वेशन आई है उसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे? तो एलिमिनेशन मेथड में हमारे पास क्या होता है कि हम इक्वेशन में वेरिएबल जो है, कोई भी वेरिएबल, उसका कोफिशिएंट हम सेम बना लें। जैसे यहाँ 15 है, यहाँ 30 है, तो या तो 15 को 30 बना लो या 30 को 15 बना लो। ओके, ये आपके ऊपर है। तो मैं क्या करता हूँ, ये वाली जो इक्वेशन है हमारी ऊपर वाली, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो इक्वेशन 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा आपका 30x, आगे हो जाएगा 60y क्योंकि पूरी इक्वेशन होगी। नेक्स्ट में हो जाएगा आपका 5 2 10, ये हो जाएगा 7, और आपका 4 2 8, और बाकी सेकंड इक्वेशन जो थी वही लिख दी। अब देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट सेम है तो एलिमिनेशन लग जाएगा, और सेम साइन होता है तो हम हमेशा सबट्रैक्ट करते हैं। सो यहाँ पे सबट्रैक्ट करेंगे हम, तो माइनस लगा देंगे सबके नीचे, तो ये तो आपका प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ प्लस माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा। 60 में से 40 गया तो 20 आ गया। अगेन 870 में से 690 को भी माइनस कर लेंगे क्योंकि नीचे माइनस है, तो ये हो जाएगा 0। यहाँ पे आ जाएगा आपका 8, और ये आ जाएगा आपका 180। डिवाइड में जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 180 अपॉन 20, हमारा हो जाएगा 9। सो y की वैल्यू आ गई 9। इसको पुट कर देते हैं किसी भी इक्वेशन में, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 जो हमारी पहले थी उसमें रख देता हूँ। तो 15x प्लस 30y इक्वल टू 435। 15x प्लस इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 270, इधर आके माइनस होगा, तो 435 और 270, यहाँ आया 5, 13, तो यहाँ पे सॉल्व करा तो आ गया आपका 6, और यहाँ पे 1। नाउ 15 यहाँ डिवाइड में जाएगा, तो 15 जब डिवाइड में जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 165 अपॉन 15, ये हो गया आपका 11। तो x की वैल्यू 11 आ चुकी है, और x और y आ चुका है। यही हमारे सॉल्यूशन थे, इन्होंने बताया था दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना था। ओके, अब पर मिनट ही बताना था, तो पर मिनट हमारा ये हो गया है। इसका बी पार्ट देखिए, आपको इक्वेशन को फिर से सॉल्व करना है, लेकिन इस बार सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। अब ये कैसे होगा? तो सबसे पहले तो हम जो हमारी इक्वेशन थी उनको लिख देते हैं, क्योंकि इक्वेशन तो सेम ही रहनी है, 435। अगर ये सिंप्लीफाई हो रही है तो उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 15 1 ज़ा, 15 2 ज़ा, और यहाँ पे 15 2 ज़ा 30 होता है, बचेगा 13, और आगे 5 है, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा आपका 9 से। तो x प्लस 2y आ गई। देखिए इक्वेशन छोटी हो गई। आप इस वाली को भी चेक कर सकते हैं, अगर ये कैंसिल हो रही है तो 30x प्लस 40y बराबर 690। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, तो ये आपका पहले तो 10 से जा रही है और फिर 10 ही से जा पा रही है, तो डिवाइड बाई 10 करा तो हमारा 3x प्लस 4y इक्वल टू 69 आ गई। ठीक है, अब पहली वाली इक्वेशन जो थी आप उसको ले लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1, x प्लस 2y इक्वल टू 29। सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, किसी भी एक वेरिएबल को इधर ले जाते हैं, तो मैं 2y को ले जाऊँगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका 29 माइनस 2y इक्वेशन 3। इसको पुट कर देंगे आप 2 में, जो आपने चेंज नहीं करी है, तो 3 का 3, x के यहाँ पे रख दिया 29 माइनस 2y प्लस 4y इक्वल टू 69। नाउ इसको मल्टीप्लाई किया तो 87, 3 2 हो गया 6, यहाँ है 4y और यहाँ पे 69। अब 6y और 4y को सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2y आएगा, और 87 इधर आके माइनस हो जाएगा। अब 87 में से अगर हम 69 को माइनस करते हैं तो ये आता है आपका 18, लेकिन साइन माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल,
2 से 18 9 टाइम्स कट जाएगा। तो y की वैल्यू देखिए यहाँ भी 9 आ रही है। अगर आपकी डिफरेंट वैल्यू आएगी तो आपने गलत किया है, क्योंकि पिछली बार आपका अलग अलग नहीं हो सकता ना, मेथड ही चेंज करिए, आंसर तो सेम आएगा। तो y की वैल्यू 9 आ गई। अब इसे पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में, x की वैल्यू रहेगी तो 29 माइनस 2 इंटू 9, ये हो गया 18, 29 माइनस 18 होता है 11। तो सेम आंसर आ रहे हैं, मतलब हमने बिल्कुल सही किया है। तो ये था हमारा सेकंड केस स्टडी का आंसर। लास्ट केस स्टडी को देख लेते हैं, स्टडी जो 38 है उसको देख लेते हैं। देयर आर मैनी वेराइटीज़ ऑफ मशरूम अवेलेबल इन द वर्ल्ड। वन सच मशरूम एमेनिटा मस्केरिया हैज़ अ अपर पार्ट विच इज़ लाइक रेड कैप हेमिस्फेरिकल and lower part like white stem cylindrical. The hemispherical cap radius 3 cm, cylindrical stem 2 cm high with diameter 1.4 cm. Consider mushroom a solid object. Answer the following question. What is the total height of the mushroom? आपको पहले पार्ट में तो मशरूम की टोटल हाइट बतानी है। अब देखिए ऊपर एक वैरायटी है मशरूम की, ऊपर का पार्ट है आपका हेमिस्फेरिकल। अब हेमिस्फेरिकल जो पार्ट है उसका रेडियस आपको 3 दे रखा है, ध्यान रखें रेडियस 3 दे रखा है। तो इससे क्या मतलब समझ में आता है कि ये 3 है, तो ये पार्ट भी तो 3 होगा, क्योंकि रेडियस एंड पॉइंट पे सारी वैल्यूज़ बराबर होती है। तो इतना हिस्सा आपका 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब नीचे वाला हिस्सा जो है वो आपका सिलेंड्रिकल है, और सिलेंड्रिकल वाले पार्ट की बात करी जाए तो वो आपका जो है 2 सेंटीमीटर हाई है। तो ये वाला हिस्सा आपका 2 सेंटीमीटर हाई है, और इसका जो रेडियस दे रखा है, मतलब इसका डायमीटर दे रखा है 1.4। अब इसका डायमीटर 1.4 है तो इसका रेडियस हो जाएगा 1.4 डिवाइड बाई 2 मतलब 0.7। ओके, और इसको मैं कैपिटल से दिखा देता हूँ। बट हमें हाइट निकालनी थी, तो टोटल हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो ये टोटल कैसे बन रहा है, ये आपका 3 और 2 को मिला के बन रहा है। तो टोटल हाइट आपकी हो जाएगी 3 + 2 मतलब 5 सेंटीमीटर। पहला आंसर सिंपल था। दूसरा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्टेम। स्टेम की वॉल्यूम बतानी है। तो स्टेम हमारा ये वाला पार्ट है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम बताना है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बराबर पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22.7, आर हमारे पास 0.7 है, ठीक है, और एच की वैल्यू है 2। अकॉर्डिंग टू सिलेंडर ही हमने रखना है। पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया, पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया, 1 7 से 7 कट गया, 2 से कट गया 5 टाइम्स। अब ऊपर आ गया ये, तो 7 2 14, 7 2 14, 154 अपॉन 50। ओके, बाकी आप आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5 3 और नेक्स्ट में आपका पॉइंट लगा 5 8 40, और 0 के वजह से पॉइंट और पीछे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.08 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में आपसे कह रखा है डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ 7 सच मशरूम। अब टोटल जो 7 ऐसे मशरूम का वॉल्यूम कितना होगा, तो यहाँ पे 2 वॉल्यूम मिलके तो वॉल्यूम बन रहा है, एक हेमिस्फेयर और एक नीचे वाला पार्ट। तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसका वॉल्यूम निकालने के बाद आपको 7 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम 7 लिखते हैं, और हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है आपका 2/3 पाई आर क्यूब। ये वॉल्यूम था आपका पाई आर स्क्वायर एच। नाउ मैं इसको यहाँ पे रब कर देता हूँ, बाकी चीज़ें आपको पता ही चल चुकी है। यहाँ पर आपका 7 हो गया और पाई कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा 2/3 आर क्यूब और यहाँ आर स्क्वायर एच। नाउ 7 पाई की वैल्यू 22.7। आर जो है हमारा, जो इसका रेडियस था वो था आपका 3, क्यूब है तो 3 बार, दूसरी बार आर था आपका 0.7 और एच की वैल्यू थी 2। 7 से 7 कैंसिल, बाहर 22 है, 3 से 3 कैंसिल, ये हो जाएगा 3 2 6, 6 3 18 प्लस 0.7, मतलब पॉइंट हटा लेते हैं पहले तो हम, 2 से कट गया 5 टाइम्स, तो 7 7 49 अपॉन 50। आपको 49 अपॉन 50 को बस सॉल्व करना है। तो 5 से कट करते हैं इसको, 5 9 45, बचेगा 4, 5 8 और 0 आ जाएगा तो पॉइंट और पीछे खिसक जाएगा, तो 18 प्लस 0.98 और बाहर है 22। नाउ 18 प्लस 0.98 को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 18.98। फाइनली इन दोनों का मल्टीप्लाई आपका फाइनल आंसर होगा, तो 22 और 18.98, तो 8 2 16, 9 2 18 प्लस 1 19, 16 प्लस 1 17, ये हो जाएगा 3। अगेन यही आएगा 6 15, ये हो गया आपका 17 और 11 4
417.56, तो फाइनल आंसर आ गया 417.56। नाउ इसका और वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। ये है हमारा फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ 7 सच मशरूम्स। सो यहाँ पर देखिए, आपको ऐसे 7 मशरूम्स का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। नाउ एक मशरूम का मैं रफ फिगर बनाता हूँ। तो देखिए, ऊपर जो हमारे पास था वो था हेमिस्फेयर, और नीचे जो था वो था आपका सिलेंडर यहाँ पे। अब हेमिस्फेयर को बाहर बाहर से कवर करेंगे तो CSA लेना पड़ेगा, देन यहाँ पे CSA लेना पड़ेगा सिलेंडर का। आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है कि ये वाला जो एरिया है उसको भी आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि एज अ सॉलिड हमने इसको मानना है। तो बड़े सर्कल में से यहाँ पर भी आपका सर्कल होता है, उसको माइनस करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ बिग सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। स्मॉल वाला हमारा सिलेंडर का है और बड़ा वाला हेमिस्फेयर का था। अब एक पॉइंट और रहता है, बच्चे कई बार छोड़ देते हैं उसे। ये नीचे देखिए, इसका बेस भी तो सॉलिड है, ये भी आपका ऐड होगा। एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। इतने पॉइंट्स आपको यहाँ पे लेने हैं। सो अब मैं इसको कर देता हूँ। इतने पॉइंट्स आपको कवर करने थे। अब एक एक करके मैं सारे पॉइंट्स बताता हूँ। तो हमने एक लिया CSA ऑफ हेमिस्फेयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ बिग सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, और लास्ट में फिर से आपने, क्योंकि यहाँ पे फिर से सर्कल को ऐड किया, तो एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। अब ये सभी हमारे 7 से मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि ऐसे 7 की वैल्यू निकालनी है, 7 मशरूम्स की। अब स्मॉल वाला सर्कल और स्मॉल वाला सर्कल का एरिया कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हमारे पास जो बचेगा सिर्फ ये 3 पार्ट बचेंगे। नाउ 1 बाय 1 फॉर्मूला लगाते हैं हम। सबसे पहले CSA ऑफ हेमिस्फेयर। सो ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर प्लस सिलेंडर का होता है 2 पाई आर एच, और बड़े सर्कल का हो जाएगा 2 सिंपल पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर और पाई स्क्वायर ऐड हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, और ये 2 पाई आर एच। यहाँ पर पाई दोनों के पास कॉमन है तो उसको बाहर निकाल लेते हैं। 7 इंटू पाई, अंदर बचा 3 आर स्क्वायर प्लस 2 आर एच। फाइनली वैल्यू पुट करते हैं। पाई की वैल्यू 22.7, आर की वैल्यू 3 है, और यहाँ पे आर की वैल्यू 0.7 और एच की वैल्यू 2। ये हो गया हमारा 7 से 7 पहले कैंसिल करते हैं। 3 3 9, 9 3 27, और यहाँ पे 2 2 4, 4 7 28 पॉइंट यहाँ लग गया। ऐड करेंगे आएगा 29.8 और बाहर है 22। बस फाइनली हमें 29.8 और 22 को मल्टीप्लाई करना है। 8 2 16, 9 2 18 प्लस 1 19, फिर से 2 2 4 प्लस 1 5, अगेन 6 9 5 आ जाएगा आपका। यहाँ 6 हो गया, ये 5 हो गया, ये हो गया आपका 9 प्लस 6 फिर से 5, और यहाँ पे 6 पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे। तो 55.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था हमारा 7 मशरूम्स का टोटल सरफेस एरिया। सो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पेपर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।